पार्ट 14 में आपका स्वागत है, जहां हम रूपांतरण दरों के बारे में बात करेंगे। सेल्स एएपी के व्यवसाय का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है और जैसा कि आपने अब तक देखा होगा, यह एकमात्र घटक नहीं है जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है, बल्कि हमें पूरे रास्ते के सभी चरणों को सुधारने की आवश्यकता है। तो आपकी बिक्री रूपांतरण दर उस प्रक्रिया या बिक्री को सुधार रही है जो पहले से ही हमारी ओर आ रही है। अब एक रूपांतरण तब होता है जब आपने वह बातचीत की है और ग्राहक कहता है, हाँ, मुझे इसमें दिलचस्पी है। यह तब होता है जब आप वास्तव में उन्हें अपना बटुआ निकालने और लेन देन करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर आप एक कॉफी शॉप में हैं और कोई आता है और पूछता है, कॉफी कितने की है, और आप कहते हैं, यह 5 की है, वह व्यक्ति कहता है, बहुत महंगी है, और चला जाता है। अगला व्यक्ति आता है और आप कहते हैं 5 और वे कहते हैं, ठीक है। यह आपकी रूपांतरण दर है। तो आपके पास उन दो ग्राहकों में से 50% रूपांतरण दर है। अब मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग जो कॉफी के लिए आते हैं, पहले से ही इसे खरीदने का निर्णय ले चुके होते हैं। लेकिन वे अलग अलग निर्णय भी ले सकते हैं, जैसे क्या वे खाना भी लेंगे, क्या वे इसे लेने वाले हैं, क्या वे उसे लेने वाले हैं। अब यह एक अलग बातचीत है। यह अधिक विस्तार से बताता है कि रूपांतरण क्या है, लेकिन इस पाठ में हम केवल रूपांतरण दर के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रारंभिक रूपांतरण दर, खरीदना या न खरीदना। खरीदना एक भावनात्मक स्थिति है। लोगों ने तय कर लिया है कि उनके पास एक समस्या है और वे इसे हल करना चाहते हैं। अब कभी कभी लोग उस भावनात्मक स्थिति में आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि वे उस पल में उत्साहित हों और खरीदने के लिए तैयार हों, लेकिन 1 घंटे बाद वे रुचि नहीं रखते, या उनकी अन्य प्राथमिकताएं होती हैं, या उन्होंने अपना मन बदल लिया होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण ऑनलाइन शॉपिंग है। अक्सर लोग चीजें कार्ट में जोड़ते हैं और फिर सोचते हैं, आप जानते हैं क्या, इसे सब खरीदने के बजाय मैं बस इंतजार करूंगा। और फिर वे उस निर्णय प्रक्रिया को पूरा करते हैं और फिर वापस आकर कुछ चीजें हटा सकते हैं या सब कुछ हटा सकते हैं। तो रूपांतरण दरों को बढ़ाने का एक तरीका है फॉलो अप और रिमाइंडर प्रदान करना, और शायद उनसे बात करना और पूछना, अरे, इन उत्पादों में से किस पर आपके सवाल थे, क्या इसमें कोई समस्या थी। और यह उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है कि हाँ, मैं खरीदूंगा, और इससे रूपांतरण दर में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है। तो एक कार्ट परित्याग ईमेल 43% कार्ट परित्याग को, इसलिए ईमेल न होने से आपकी रूपांतरण दर काफी खराब हो जाती है। तो आपको उन छोटी छोटी चीजों पर काम करना होगा जो आपके खरीदार को खरीदने में रुचि रखने वाले व्यक्ति से वास्तव में खरीदारी करने वाले व्यक्ति में बदलने में मदद करती है। अब इस विचार को और अधिक विस्तार से समझते हुए कि बिक्री एक भावनात्मक स्थिति है, आपको खरीदार का पछतावा भी मिलता है, जहां कभी कभी कोई कुछ खरीदता है और फिर आप जानते हैं 1 घंटे बाद ऐसा महसूस करता है कि वो, क्या मैंने सही निर्णय लिया है। इसलिए रूपांतरण का एक हिस्सा यह भी सुनिश्चित करना है कि वह खरीदार का पछतावा न हो, या आप इसे जितना हो सके कम करें। जैसे ही कोई खरीदारी करता है, आप ग्राहक को धन्यवाद देते हैं, ओह, धन्यवाद, यह बहुत अच्छा विचार है, आप इससे बहुत खुश होंगे, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्होंने एक सकारात्मक निर्णय लिया है और इससे रिफंड मांगने का जोखिम कम हो जाता है। अब जब हम रूपांतरण दरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। जाहिर है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ज्यादातर बटन के रंग, टेक्स्ट की पठनीयता, बिक्री प्रस्ताव की गुणवत्ता, उत्पाद की तस्वीरें और प्रक्रिया की सरलता पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर ऑफलाइन मोड में आप अधिकतर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यह संपर्क की दर हो सकती है, आपने फोन कितनी जल्दी उठाया, वे जिस सेल्स पर्सन का वर्णन कर रहे हैं वह कितना अच्छा है, वे कितने दोस्ताना हैं, वे कितने अच्छे से तैयार है। ये वे चीजें हैं जो आपकी कन्वर्जन दरों को सुधारने में मदद करती है। अब यह याद रखना कि लोग फीचर्स के आधार पर खरीदारी नहीं करना चाहते। हां, कुछ लोग तार्किक होते हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदारी भावनात्मक होती है। इसलिए आपको फीचर्स नहीं, बल्कि लाभ बेचने की जरूरत है। तो लाभ वह समस्या है जिसे यह आपके जीवन में हल करेगा, बजाय इसके कि इसमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा है या लंबी बैटरी लाइफ है या कुछ और। शायद लंबी बैटरी लाइफ एक लाभ हो सकता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप इसे पूरे दिन बिना रिचार्ज किए चला सकते हैं, जबकि एक फीचर हो सकता है कि इसमें 500 मिली एम्प बैटरी पावर है या कुछ ऐसा। तो फीचर यह है कि यह 13 घंटे तक चलता है। लाभ यह है कि यह आपकी पूरी छुट्टी के दौरान चलेगा, या यह आपके पूरे कार्य दिवस के दौरान चलेगा, या जो भी तरीका हो उसी चीज को प्रभावी ढंग से वर्णित करने का। तो लाभ बनाम विशेषता। अब याद रखें कि एक विक्रेता के रूप में आप समस्याओं को हल करने, बाधाओं को कम करने और मूल रूप से उनसे पूछने और उन्हें निर्णय लेने में मदद करने के लिए वहां है। और आप ये सवाल पूछकर करते हैं, बात करके नहीं।
और अक्सर चुप्पी एक बहुत शक्तिशाली चीज हो सकती है। तो शायद उनसे पूछे, यह समस्या आपको कब से है? इस समस्या को हल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? 1 से 10 के पैमाने पर आप इस समस्या को कितनी जल्दी हल करना चाहते हैं, या इससे आपके जीवन में कितना सुधार होगा? इस प्रकार के प्रश्न उन्हें इस पर थोड़ा और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर बस पूछे, क्या आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? और फिर चुप रहे। या आप आगे क्या करना चाहेंगे? और फिर कभी कभी जब आप बातचीत में एक निश्चित तार्किक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो एकमात्र उत्तर होता है कि बस इसे खरीद ले। लेकिन यह पूछकर कि आप आगे क्या करना चाहेंगे, आपने यह नहीं कहा कि अभी खरीदें और एक मुफ्त स्टेक चाकू सेट प्राप्त करें और फिर बहुत ही सस्ता लगे। या आपने उन मानसिक चालों को आजमाया नहीं है जो विक्रेता आपको बताते हैं, बंद करने के तरीके जो थोड़े मूर्खतापूर्ण लगते हैं। मैंने एक सुना था जो कुछ इस तरह था कि आप कुछ ध्वन्यात्मक अस्पष्टता का उपयोग करते हैं और कहते हैं, अब तक तो आप अनुबंध को देखने के लिए तैयार हो ही गए होंगे। मैं उन प्रकार के मानसिक चालों में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि असली बात किसी को एक तार्किक विकल्प बनाने में मदद करने से आती है। आप किसी को धोखे से बिक्री नहीं करना चाहते। आप उन्हें हां कहने और साइन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर वे बाद में निराश होंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव समीक्षाओं में दिखाई देगा। इसलिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह व्यक्ति खुश है, वे उस समस्या को हल करने के लिए तैयार है और वे इस बात से सहमत है कि यह उनकी समस्या का समाधान करेगा। आपको बस उन्हें उस निर्णय तक थोड़ा जल्दी पहुंचने में मदद करनी है और उस तक पहुंचने से पहले उनके पास जो भी जोखिम, बाधाएं या डर हैं, उन्हें कम करना है। हालांकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खरीदार की आपत्ति को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो पहले ही मौके पर आप उन सभी सवालों को जितनी जल्दी हो सके निपटा लेना चाहते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs डालकर ऐसा कर सकते हैं। आप जानकारी वाले फ्लायर्स रखकर भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें लिखा हो, हमारे अधिकांश ग्राहक इस अनुभव से गुजरते हैं। इसे थोड़ा अधिक अनुभवात्मक बनाएं। लेकिन कभी कभी जब वे कहते हैं, मुझे अपने जीवन साथी के साथ कीमत पर चर्चा करनी है या मुझे इसके बारे में सोचना है, ठीक है। कभी कभी आप कह सकते हैं, अगर कीमत कोई मुद्दा नहीं होती, अगर कीमत ठीक होती तो आपकी ओर क्या आपत्ति होती? क्योंकि कभी कभी यह महंगा नहीं होता, या शायद कीमत अधिक होती है लेकिन यह इसके लायक होता है। शायद आपको इसे दूसरे तरीके से देखना चाहिए और पूछना चाहिए, और क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है? अगर यह पैसे की बात नहीं होती तो क्या होता? क्योंकि कुछ ऐसा है जो वे आपको नहीं बता रहे हैं, और यह आपका काम है कि आप पता लगाएं कि उस समस्या को कैसे हल करना है, उस डर को कैसे कम करना है, उनके लिए उस जोखिम को कैसे खत्म करना है, ताकि वे बिक्री का निर्णय लेने में। अब जहां तक क्लोजिंग तकनीकों की बात है तो कुछ है, और आप जाकर शोध कर सकते हैं। इस पर बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे प्रेजम्पटिव क्लोज। तो कभी कभी आपको बस बिक्री के लिए पूछने की जरूरत होती है, लेकिन आप इसे कम चिपचिपे तरीके से कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, अरे, क्या आप तैयार हैं कि मैं इसे बिलिंग मशीन पर दर्ज कर दूं? या आप कह सकते हैं, या आप किसी अन्य तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे, और आप इसे इस रंग में चाहते थे, है ना? और आप उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं बिना किसी कारण के। आप कहेंगे नकद या क्रेडिट, या आप कहेंगे, क्या आपको इसके साथ एक बैग चाहिए? हमारे पास यहां कुछ और चीजें भी हैं। यह मानते हुए कि उन्होंने पहले ही हां कह दी है और वे आपको अन्यथा सही करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको बिक्री के लिए पूछना पड़ता है। अब कार बिक्री की जगहों पर कुछ और सस्ते तरीके होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर क्लोज। वे आपको एक कमरे में ले जाते हैं और फिर वे वहां बैठकर कैलकुलेटर पर गणना करते हैं और कहते हैं, हाँ, गणना करते रहते हैं, और फिर अंत में कहते हैं, ठीक है, हम इसे इस कीमत पर कर सकते हैं। और फिर आप कहते हैं, ओह, क्या आप इसे और सस्ता कर सकते हैं? और फिर वे वहां बैठते हैं और अपना समय लेते हैं, और वे शायद थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर क्लोज का उद्देश्य आपको समय और स्थान देना है, ताकि आप सोचे, ओह, शायद हम पहले से ही सीमा पर है, या कुछ ऐसा। तो अक्सर अगर कैलकुलेटर क्लोज का उपयोग किया जा रहा है, तो आप बस कह सकते हैं, यह कीमत, या मैं चला, फिर मिलते हैं। और फिर सचमुच उठकर बाहर चले जाएं। और जब तक आप कार में बैठकर जा रहे होंगे, वे शायद आपको रोकने के लिए सड़क पर दौड़ेंगे। तो बातचीत के दो पहलू होते हैं। आपको याद रखना होगा कि खरीदार मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और विक्रेता मूल्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको बातचीत को समझने की कोशिश करनी चाहिए, खरीदार के खरीदने के तरीके को समझना चाहिए, और यह पता लगाना चाहिए कि उनके लिए क्या काम करेगा, ताकि एक पारस्परिक रूप से सहमत स्थिति बन सके। तो अगर आपके पास ऐसा उत्पाद नहीं है जिस पर लोग मोल भाव करते हैं, तो यह आपके लिए अप्रासंगिक है। लेकिन समापन तकनीकों को समझना सहायक होता है, और इसमें थोड़ी सी जैव मनोविज्ञान, थोड़ी सी हेरफेर, थोड़ी सी होती है। कुछ ऐसे धोखेबाज विक्रेता होते हैं जो आपको ये सारी ट्रिक्स बताते हैं। उनमें से ज्यादातर बेकार होते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सच्चे मानवीय संबंधों को जीतना चाहिए, दोनों पक्षों को सहमत होना चाहिए,
और किसी को भी वास्तव में धोखा देकर, मजबूर करके या फुसलाकर खरीदने की स्थिति में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रांड के लिए लंबे समय तक अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए बिक्री टीमों को इस तरह से प्रेरित करने की आवश्यकता है जो सभी के लिए एक अच्छा परिणाम उत्पन्न करने में मदद करे, न कि केवल किसी भी कीमत पर एक परिणाम। अब अगर आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक बिक्री प्रक्रिया बनाने जा रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सरल और याद रखने में आसान हो। 2000 बिंदुओं की चेकलिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे महत्वपूर्ण क्षण में याद नहीं रखेगा। वे उस छोटी चेकलिस्ट को निकालकर टिक 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 भी नहीं करेंगे जब वे इसे पूरा कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ उच्च स्तर के प्रश्न या कुछ प्रक्रियाएं हो सकती हैं, शायद 10 से 20 प्रश्न जो आपके दिमाग में सुरक्षित हों, जब आपका ग्राहक आपके सामने हो, तो यह रूपांतरण दर को सुधारने में मदद करेगा, क्योंकि आप सही तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। और याद रखें कि खुले प्रश्नों का उपयोग करें, कौन, क्या, कहां, कैसे, कब, बजाय बंद प्रश्नों के, जैसे कि क्या यह सच है कि आपने यह किया, या क्या यह सच है कि आप इसके बाद है, जो हां या नहीं में होते हैं। आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं, और मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप प्रभावी प्रश्न पूछने की कला में और गहराई से जाएं। अब खुले प्रश्न जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, बंद प्रश्न अनुमानों की पुष्टि करने में मदद करते हैं। इसलिए आपको अधिक खुले प्रश्न पूछने चाहिए बजाय बंद प्रश्नों के। लेकिन कभी-कभी किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बंद प्रश्न का उपयोग करना उपयोगी हो सकता है। तो क्या आप इस उत्पाद के साथ बेहतर होंगे? हाँ या नहीं? हाँ, ठीक है। यह तो स्पष्ट है। अच्छा, शायद हमें आपके लिए यह खरीदारी कर लेनी चाहिए। शायद हमें आपके लिए बिक्री पूरी कर लेनी चाहिए। अब हमने आपत्ति निवारण के बारे में थोड़ी बात की। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन उत्पादों पर शोध करें जो आप बेच रहे हैं, और समय के साथ सामान्य आपत्तियों की एक सूची बनाएं और फिर उनके कुछ उत्तर निकालना शुरू करें। उदाहरण के लिए, यह बहुत महंगा है। खैर, क्या आपने बाजार में कोई अन्य उत्पाद देखा है जो यह दिखा सके कि यह अधिक महंगा विकल्प है? और आप जानते हैं, शायद उन्हें सही तरीके से मापा नहीं जा रहा है। शायद दूसरा उत्पाद निम्न गुणवत्ता का है। शायद दूसरा उत्पाद बिक्री पर है, जिसका मतलब है कि यह अस्थायी रूप से महंगा है और यह बाजार में सामान्य व्यवहार नहीं है। एक और बात यह हो सकती है कि, खैर, हमारे उत्पाद को खरीदने वाले अधिकांश लोगों को इसे केवल एक बार ही खरीदना पड़ा, जबकि सस्ता उत्पाद खरीदने वाले लोगों को इसे सही करने के लिए 2 या 3 बार खरीदना पड़ा। तो वास्तव में यह अधिक मूल्यवान है। तो याद रखें कि आप मूल्य बेचने की कोशिश कर रहे हैं, न कि लागत। तो यह एक आपत्ति है जिसे आप संभाल सकते हैं। एक और हो सकती है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। खैर, हम आपको एक भुगतान योजना पर रख सकते हैं। या क्या आपने वित्त प्राप्त करने के बारे में सोचा है? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? क्या आपने उसके बारे में सोचा है? तो यह उन बाधाओं को तोड़ने और उन आपत्तियों को दूर करने का एक तरीका है। आपको किसी वस्तु के आकार या रंग की समस्या जैसी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि अगर केवल कुछ रंग विकल्प है और वे किसी अन्य विकल्प को चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, क्या आपके पास कोई जानवर है? क्या आपके पास बिल्ली है? क्या इस पर फर लगने वाला है? खैर, अगर यह इस रंग का है तो यह बेहतर छिपेगा उस रंग के मुकाबले। आप उन्हें कुछ तर्क या कारण देने में मदद करते हैं ताकि यह सही लगे कि वह उत्पाद उनके लिए सही है। अब फिर से धोखा देने के रास्ते पर मत जाए, लेकिन कभी-कभी उन्हें बस थोड़ी सी तर्क की जरूरत होती है। हां, आप शुद्ध सफेद टाइल चाहते थे, लेकिन यह फर्श पर सब कुछ दिखाएगी। लेकिन अगर आप यह थोड़ी सी ऑफ व्हाइट टाइल लेते हैं, तो उस पर कॉफी के कुछ छींटे या थोड़े बाल तुरंत नहीं दिखेंगे। एक और चीज जो आपको अपनी सेल्स टीम के साथ करनी चाहिए, वह है रोल प्ले। क्योंकि भले ही आपके पास ये चीजें लिखी हुई हों, उन्हें वास्तव में इन्हें अवचेतन रूप से अपने दिमाग में समाहित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि उन्हें इसे तुरंत याद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे यह नहीं कहने जा रहे हैं कि माफ कीजिए श्रीमान ग्राहक, मुझे आपत्ति सूची और मेरे पूर्व निर्धारित उत्तरों को देखने दें। उन्हें क्या करना चाहिए कि वे अन्य बिक्री टीमों के साथ, शायद बिक्री प्रबंधक के साथ, इन परिदृश्यों को खेलें। ग्राहक होने का नाटक करें। अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याओं का नाटक करें। अप्रत्याशित सवाल पूछें और देखें कि आप क्या कहेंगे, वह व्यक्ति क्या कहेगा, और फिर कोचिंग और प्रतिक्रिया दें, क्योंकि इससे संभावना बढ़ जाती है। और यहां हम जो कर रहे हैं उसमें कोई जादुई उपाय नहीं है, कोई परफेक्ट वाक्य नहीं है। आपको बस समग्र औसत सुधार की आवश्यकता है। यह 1% की वृद्धि हो सकती है, यह 2% की वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक प्रभावी विक्रेता एक अप्रभावी विक्रेता से 2 या 3 गुना बेहतर होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए निवेश पर वापसी कि आपकी बिक्री टीम जानती है कि वे क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, और यह निवेश बिल्कुल ही सार्थक। एक तरीका जिससे आप अपने रूपांतरण दरों में सुधार कर सकते हैं या अधिक प्रभावी बिक्री वार्तालाप कर सकते हैं,
वह है अपने ग्राहक को योग्य बनाना, और मैं इसे बहुत जल्दी करने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हो सके आपको एक प्रगतिशील सूची बनानी चाहिए जिसमें प्रश्न हो, जैसे कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, हमारे पास 3 कर्मचारी हैं। खैर, अगर मैं एक ऐसा समाधान बेच रहा हूं जो न्यूनतम 20 के लिए है, तो पहले से ही मैं बता सकता हूं कि वे मेरे लिए सही व्यक्ति नहीं है। तो इसके बजाय कि मैं अगले 2 घंटे इस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में बिताऊं और फिर अंत में पता चले कि यह उनके लिए सही नहीं है, मैं यह बहुत जल्दी पता कर सकता हूं। इसलिए आपको प्रश्नों की एक प्रगतिशील श्रृंखला बनानी होगी ताकि आप इस स्थिति में पहुंच सकें जहां आप निर्णय ले सकें, क्या इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना सही है, क्या मेरे उत्पाद और सेवाएं उनके लिए प्रासंगिक है। आपको 4 मुख्य चीजें स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या उनके पास बजट है? क्या उनके पास निर्णय लेने का अधिकार है? क्या उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है? और क्या उनके पास समय सीमा है? क्योंकि अगर वे इसे कभी भी खरीद सकते हैं, तो शायद वे इसे कभी भी नहीं खरीदेंगे। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति के पास निर्णय लेने का अधिकार है और उन्हें इसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर चाहिए, अन्यथा यह कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए आप उस लीड को डाउनग्रेड कर सकते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अधिक सक्रिय, रुचि रखते हैं और संलग्न है। इसलिए आप उस लीड को डाउनग्रेड कर सकते हैं और उन लीड्स को प्राथमिकता दे सकते हैं जो अधिक सक्रिय, रुचि रखने वाले और संलग्न है। याद रखें कि बिक्री प्रक्रिया में आपको जल्दी से योग्य बनाना होता है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ाना होता है ताकि आप अगले और अगले पर जा सके। इससे आपकी रूपांतरण दरें बढ़ेंगी क्योंकि आप अधिक संख्या में लीड्स को प्रोसेस कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप मुख्य बिंदु पर पहुंचे। इसका मतलब है कि आपको शायद कॉल की शुरुआत एक एजेंडा के साथ करनी चाहिए, जल्दी से मुख्य बिंदु पर पहुंचे और जितनी जल्दी हो सके उन्हें योग्य बनाएं। और अगर आप किसी कॉल पर हैं तो आप पहले 5 मिनट के भीतर उन्हें योग्य ठहरा सकते हैं। अब आपको बाकी के 25 मिनट यह जानने में नहीं बिताने पड़ेंगे कि वे आपसे खरीदने वाले हैं या नहीं, लेकिन जब आप कॉल के अंत में उन्हें कीमत बताते हैं तो वे चौंकते नहीं हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत आसान है कि कोई व्यक्ति शुरू में ही योग्य है, और फिर आप कॉल के लिए एक एजेंडा सेट करते हैं ताकि वे ट्रैक से भटक ना जाए और 100 अन्य चीजों के बारे में बात ना करें और फिर कॉल के अंत में कहें, ठीक है, तो हमने यह और यह संबोधित किया है। क्या आपके पास आगे बढ़ने से पहले कोई और सवाल है? हाँ, नहीं, ठीक है, बढ़िया। अब यहां कीमत है। अब क्या आप उस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, नहीं। लेकिन एक प्रक्रिया होने से आपको इसे बढ़ाने में मदद मिलती है। यह आपको इसे अपनी बिक्री टीमों और बिक्री के माध्यम से सौंपने में भी मदद करता है। इसका मतलब यह भी है कि इसे दोहराया जा सकता है और परीक्षण, माप और समायोजित किया जा सकता है। इसलिए हर बार बड़े बदलाव करने के बजाय आपको एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए और फिर हर बार एक छोटी चीज बदलनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि आंकड़े आपको क्या बताते हैं। हमने अपनी रूपांतरण दर बढ़ाई या घटाई। इसका मतलब हो सकता है कि आप बैठक की संरचना बदल दें। इसका मतलब हो सकता है कि आप अलग-अलग प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करें। लेकिन एक प्रक्रिया होने से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रक्रिया काम करती है। अब हम इसे बार-बार कर सकते हैं। अब याद रखें कि जो मापा जाता है, वही प्रबंधित किया जाता है। इसलिए आपको अपनी रूपांतरण दरों को देखना चाहिए और प्रत्येक बिक्री के लिए बंद होने का प्रतिशत समझना चाहिए। तभी आप सक्रिय रूप से उस संख्या को सुधारने की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो यह पाठ यहीं समाप्त होता है और अगले पाठ के लिए तैयार रहें।